साथियों, आज आप लोगों के द्वारा बहुत प्रयास के द्वारा बहुत मुश्किलों के द्वारा आप लोगों ने इस कार्यक्रम का नियोजन किया है। मैं वहाँ आने की कोशिश कर रहा था, मगर बहुत सारी बातों की डिफ़िकल्टी को ध्यान में रखते हुए मैं वहाँ आ नहीं पाया। इसलिए मैं आपको वीडियो के द्वारा संबोधित करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने वहाँ ये विषय रखा कि मैं बहुत मुश्किल से इस आंदोलन को, इस कारवां को इस मुकाम तक लाया हूँ और मेरे समाज के लोगों का इस कारवां को अगर वो आगे ले जा सकते हैं तो लेकर जाए, और मगर पीछे किसी भी हालत में जाने मत दे, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उम्र के 18 साल 3-4 महीने का समय रहा होगा, तब से लेकर ये देशव्यापी संगठन निर्माण करने के लिए, ताकि देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जा सके, इसके लिए जद्दोजहद किया। और आज मेरी उम्र 65 साल की हो गई है और इस 65 साल की उम्र में लगभग अगर कैलकुलेट किया जाए तो 47 साल का समय हो गया है। और इस 47 साल में हम लोग 31 राज्यों में, 567 जिलों में और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में हमने हमारा संगठन का जाल फैलाया है। और ये बहुत बड़े पैमाने पर संगठन का जाल फैलाया है और एक विशाल संगठन, संगठित शक्ति का निर्माण करने में हम कामयाब हुए। और ये कामयाबी 6 अक्टूबर को हमने नागपुर में दिखाई, जहां 2-3 लाख लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर हमारी शक्ति संगठित हुई और वहां पुलिस लोगों ने सारी ताकत लगाकर, सारी गाड़ियां लगाकर और विदर्भ से 8,000 पुलिस लोगों का बल मंगाकर भी वो हमारे लोगों को जेल में डालने के लिए कामयाब नहीं हुए। और हम लोग अपने आंदोलन में सफल हुए और कमिश्नर को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि हमारी विजय हो गई है, आपका गनीमी कावा सफल हो गया है, ऐसा खुद कमिश्नर कह रहे थे। तो इसलिए हमने जो संगठित शक्ति का निर्माण 47 साल तक लगाकर किया, तो इसकी वजह से इतना विशाल आंदोलन खड़ा करने में हम लोग कामयाब हो गए। और इस कामयाबी की वजह से और राष्ट्रव्यापी भौगोलिक नेटवर्किंग की वजह से, राष्ट्रव्यापी सोशल नेटवर्किंग की वजह से यह आंदोलन सफल हुआ। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, एक बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होने की वजह से, एक ईमानदार अनुयायी होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाकर दिखाए, एक अनुयायी बनकर आगे इस कारवां को आगे बढ़ाकर दिखाए। तो हमने इस कारवां को पीछे नहीं जाने दिया और इस कारवां को आज राष्ट्रव्यापी संगठन में, राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित कर दिया है। तो ये कारवां अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि ये आंदोलन पीछे गया, ये आंदोलन अब आगे की दिशा में चल दिया है। ये हमारे सभी लोगों के प्रयास का नतीजा है, ये हमारे कोशिशों का नतीजा है। सभी लोगों ने मिलजुल कर ये संगठित शक्ति निर्माण करने का जो कार्य किया, उसका ये नतीजा है, ये फायदा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है वहां पर भी इस बात को
बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आप इस बात को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, आप जद्दोजहद करने में लगे हुए हैं। तो ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर शुभकामना देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कठिन परिस्थिति में भी पुलिस वालों ने या अधिकारियों ने आपको रुकावटें डालने के बावजूद भी ये बात आप कर रहे हो। तो इसलिए ये बात बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीजेपी की कानून और संविधान की शपथ लेते हैं और कानून और संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं और तमाम दूसरे संगठनों को कार्यक्रम करने देने के लिए अवरोध खड़ा करते हैं, सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हैं और उपयोग क्या दुरुपयोग करते हैं। ऐसा इस बात से सिद्ध होता है और इससे यह भी सिद्ध होता है कि ये संविधान के विरोध में कार्य में लगे हुए हैं। ये आरएसएस के बच्चे हैं जो इस तरह का काम करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए इसी बात की वजह से हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकालने का ऐलान किया था। अभी मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात की इजाजत देता है तो हम ये आंदोलन जरूर निकालेंगे और दोबारा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर संभव लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की सुरक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में ओबीसी के लोगों की संख्या 52% है, मगर 52% लोगों की गिनती करने के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं है। आज ओबीसी का ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मगर उसने ओबीसी की जाति आधारित गिनती के विरोध में ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। ये कैसा प्रधानमंत्री है ओबीसी का जो ओबीसी के ही विरोध में काम कर रहा है? ये हैरान करने वाली बात है। इससे एक बात और भी सिद्ध होती है कि नरेंद्र मोदी के पास वास्तविक पावर नहीं है। नरेंद्र मोदी के बजाय ये आरएसएस के पास पावर है। आरएसएस शुरू से जाति आधारित गिनती का विरोधी रहा है। जाति आधारित गिनती के विरोध करने की वजह से ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल करवाया। इससे सिद्ध होता है कि पावर, असली पावर, अच्छी सत्ता का केंद्र जो है वो आरएसएस के पास ही है। आरएसएस ही इस काम के सत्ता के नियंत्रण में बैठा हुआ है और वो पूरी ताकत लगाकर ऐसा कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, यानी नामधारी प्रधानमंत्री है। ये नामधारी प्रधानमंत्री जो है वो दिखाने के लिए बनाया गया है ताकि ओबीसी के वोट लिए जा सके। ये वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं। ये वास्तविक प्रधानमंत्री होता तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती की जाती, जानवरों की गिनती होती है, हिंस्र पशुओं की गिनती होती है, कुत्तों की, बिल्लियों की गिनती होती है, मगर इसके बावजूद भी कुत्ते बिल्लियों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। हिजड़ों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, कितना बड़ा। और अगर जाति आधारित गिनती नहीं होती है तो ओबीसी को जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख कर गए वो कैसे मिलेगा? वो नहीं मिल सकता। संवैधानिक अधिकार हासिल करने के लिए ओबीसी को जाति आधारित गिनती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन हमने पिछले 2001 से जारी किया हुआ है। अभी 20 साल हो गए हैं अभी इस आंदोलन को, और आने वाले समय में नवंबर के लास्ट वीक में फिर हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। हम इसके लिए आगे आने वाले समय में और हर संभव कोशिश करेंगे, हर संभव लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। ओबीसी को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। ये लड़ाई हम लोग हर हालत में, हर स्थिति में ये बात जो है काम कर रहे हैं। अब आखिरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर कोई इंडिविजुअली काम करता है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है, तो इंडिविजुअल काम करने से हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। इस देश में दो हमारी बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या है आजादी की। 15 अगस्त 47 को आजादी हमें नहीं मिली,
26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसने हमें अधिकार दिया। 15 अगस्त ने हमें आजाद नहीं किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान ने जो अधिकार दिए उसकी वजह से हम लोगों को कुछ आजादी मिली हुई है, मगर वो आजादी पूरा संविधान लागू होने के बाद मिल सकती है, मगर संविधान पर अमल करने का काम रोका जा रहा है। आरएसएस संविधान के विरोध में है। 97 साल का संगठन हो गया, उसने कागज में हम संविधान को मानते हैं ऐसा रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरएसएस कितना ज्यादा संविधान के विरोध में है। हम आरएसएस के विरोध में होने की वजह यह है कि वो संविधान विरोधी है, और कोई भी संविधान विरोधी संगठन जो है वो निश्चित रूप से देश विरोधी संगठन होता है। इसीलिए हम उसको संविधान विरोधी मानते हैं, और संविधान विरोधी मानकर हम लोग काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी आंदोलन करेंगे। तो ये देशव्यापी आंदोलन का आजादी का मामला है। ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, छोटा छोटा लोकल लेवल का संगठन बनाने से नहीं होगा। आजादी राष्ट्रव्यापी समस्या है, व्यवस्था परिवर्तन राष्ट्रव्यापी समस्या है। अगर व्यवस्था गैर बराबरी की है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये व्यवस्था राष्ट्रव्यापी है। अगर इसको बदलना है, इसको बदलने के लिए हमारे पास राष्ट्रव्यापी संगठन चाहिए, संगठित शक्ति चाहिए। व्यक्तिगत ताकत से हम लोग इतनी बड़ी व्यवस्था बदलने का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को मेरी अपील है, संगठित शक्ति निर्माण करने में पूरी तरह से साथ सहयोग करें। संगठित शक्ति निर्माण करने से ही यह मामला हल होगा, अन्यथा यह मामला हल होने वाला नहीं है। मैं आपको दोबारा अपील करता हूं कि संगठित शक्ति निर्माण करने में और वहां संगठन निर्माण करने में आप साथ सहयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।